माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1870 टू 1947। स्टूडेंट्स, 1870 से लेके 1947 तक का समय इंडियन हिस्ट्री की फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। इसके अध्ययन के बाद आप ये जान पाएंगे हाउ डिड इंडिया अटेन इट्स इंडिपेंडेंस। सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के बाद नवंबर 1, 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया से समाप्त कर दिया गया। अब इंडिया की गवर्नेंस की पावर डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चले गई, यानी कि अब ब्रिटिश सरकार ही इंडिया पर शासन करने लगी। लेकिन अभी भी इंडिया के अपने लोगों का, यानी कि इस देश के लोगों का कोई भी सत्ता में रूल नहीं था। इंडिया की जितनी पॉलिसीज़ बनती थी, इंडिया की जो गवर्नमेंट बनती थी, उसमें लोगों का कोई भी रोल नहीं था। इससे लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। लोग अलग अलग रूप से अपनी जो परेशानियां थी उनको विद्रोह के रूप में सामने लाने लगे, और इन्हीं विद्रोहों ने धीरे धीरे जन्म दे दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट को। लोगों ने बहुत सारी एसोसिएशंस बनाई अपनी प्रॉब्लम्स को, इंडियंस की प्रॉब्लम्स को उजागर करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। इनमें से जो मुख्य एसोसिएशन थी वो थी इंडियन एसोसिएशन, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बनाई गई थी कलकत्ता में। इन एसोसिएशंस के अलावा एक मुख्य एसोसिएशन जो इंडिया में बनी थी, जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया, वो थी द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम द्वारा बनाई गई 1885 में। A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। उन्होंने 72 एजुकेटेड इंडियन डेलीगेट्स लेके अलग अलग रीजन्स के ये एसोसिएशन बनाई। इस एसोसिएशन की फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे में हुई अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ W.C. बनर्जी। राइट साइड में दो चित्र दिए हैं, एक A.O. ह्यूम का है और एक है W.C. बनर्जी, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। धीरे धीरे कांग्रेस हमारे देश की बैकबोन बनती गई। हमारे देश का नेशनल मूवमेंट यही संभालने लगी। स्टार्टिंग में कांग्रेस में जो लीडर्स थे उनको हम मॉडरेट्स कहते हैं। इन लीडर्स को मॉडरेट्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये चाहते थे कि हम ब्रिटिश सरकार से मॉडरेट तरीके से अपने जो काम हैं वो करवाएं। अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई भी हमारी डिमांड ब्रिटिश सरकार से होगी, उसके लिए हम वायलेंस तरीके नहीं अपनाएंगे, मॉडरेट्स वेज अपनाएंगे, जैसे कि हम प्रेयर्स करेंगे, पिटिशंस करेंगे, ठीक है। और इनकी मेन डिमांड्स क्या थी? जो मॉडरेट लोग थे वो ब्रिटिश सरकार से मेनली क्या क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि टू हैव representative institutions in the whole country for the welfare of the people। लोगों की भलाई के लिए पूरे देश में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। क्रिएट प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन ऑल प्रोविंसेस, सभी प्रोविंसेस में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होनी चाहिए। इंडियंस को हायर पोजीशंस में रिक्रूट किया जाना चाहिए। सिविल सर्विस एग्ज़ाम इंडिया में भी कंडक्ट होना चाहिए। उस समय ना तो इंडियंस को हायर पोजीशंस पे रिक्रूट किया जाता था और ना ही इंडिया की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को इंडिया में कंडक्ट किया जाता था। तो वो चाहते थे कि इंडियंस को हायर पोजीशंस में भी, एडमिनिस्ट्रेशन की हायर पोजीशंस में भी रखा जाए, और सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो कि वो ब्रिटेन में करवाते थे वो इंडिया में हो, ताकि इंडियंस भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और उसको क्लियर करके इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन का एक मुख्य रोल प्ले कर सके। मॉडरेट चाहते थे कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ की और हैंडीक्राफ्ट की ग्रोथ की तरफ भी
ब्रिटिश सरकार ध्यान दे। मॉडरेट्स की ये डिमांड थी कि ब्रिटिश सरकार इंडिया की वेल्थ को चुरा के ना ले जाए और यहाँ पे जितने भी इंडियन के रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ना ही लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो, ना ही यहाँ के रिसोर्सेज की। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि उस वक्त हमने पढ़ा कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो मॉडरेट थे। इन मॉडरेट लीडर में कौन मेन रोल प्ले कर रहे थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रनाडे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के मेन मॉडरेट लीडर्स थे। आपको इन सब का नाम याद रखना है, ठीक है? आप एक दो बार पढ़ेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। उसी दौरान इंडिया में कुछ बीमारियां, कुछ अकाल, प्लेग आदि भी फैल गए। इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत ही मिजरेबल हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो यंग इंडियंस थे वो बहुत दुखी हो गए, बहुत निराश हो गए। परंतु उन्होंने देखा कि इथोपिया, जापान, रशिया के लोगों ने किस तरह से उनको दबाने वाले लोगों का विद्रोह किया और अपनी कंट्री को, अपने क्षेत्र को सेव कर लिया। उनसे इंस्पायर होके यहाँ के लोगों में भी बहुत जागरूकता पैदा हो गई। उस वक्त कुछ नए लीडर हमारे देश के सामने उभर के आए, जैसे कि औरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आदि। इसमें से जो 3 नेता हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को हम लाल बाल पाल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है? अगर आपको पूछा जाए कि लाल बाल पाल कौन है तो आप जवाब देंगे लाला लाजपत राय को कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों को कंबाइन करके हम बोलते थे लाल बाल पाल। ये सब लीडर्स जो थे, नए लीडर्स, इनको रेडिकल्स कहा जाने लगा। रेडिकल्स मतलब ऑपोजिट टू मॉडरेट्स। ये लीडर्स बिलीव करते थे कि ब्रिटिश सरकार हमारे मॉडरेट तरीक़ों से काम नहीं करेगी, हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हड़ताल करनी पड़ेगी, नारे लगाने पड़ेंगे। तो रेडिकल जो थे वो चाहते थे कि हम किसी भी तरह ब्रिटिश सरकार को देश से निकालें, पर इनके लिए हम सीधी तरह से अगर हम काम लेंगे तो नहीं चलेगा, हमें इनके वायलेंट तरीक़ों की तरह ही अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे, ठीक है? अब राइट साइड में एक डू यू नो दिया है, ये भी पढ़ लेते हैं। मॉडरेट जो थे वो बिलीव करते थे 3 पीस पे: प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, ठीक है? वो चाहते थे कि अगर ब्रिटिश सरकार से हमें कुछ डिमांड अपनी मनवानी है तो हम प्रेयर्स करेंगे, पिटीशंस करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट कैसा करना चाहते थे? वो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। परंतु इस तरह की पॉलिटिक्स को उस समय पॉलिटिकल बैगिंग कहा जाने लगा। पॉलिटिकल बैगिंग का मतलब हो गया कि हम अपने ही देश में, अपने देश के लोगों की भलाई के लिए बाहर की सरकार से कुछ भीख मांग रहे हैं, ठीक है? अपने हक के लिए हम दूसरे देश हमारा है, लोग हमारे हैं, पर हमें अपने ही देश में दूसरे देश के लोगों का रूल फॉलो करना पड़ रहा है। अपनी बातें मनवाने के लिए उनसे प्रेयर, प्रार्थनाएं करनी पड़ी। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल बैगिंग। और बंकिम चंद्र चटर्जी का सॉन्ग वंदे मातरम उसी समय 1886 में पहली बार गाया गया। अब हम देश में एक जो इम्पोर्टेंट घटना हुई उस दौरान, जिसे हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बंगाल का पार्टीशन जो है ये कब हुआ और किसके द्वारा कराया गया, ठीक है? ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हिंदू और मुसलमान की यूनिटी किसी न किसी तरह से आपस में ख़त्म हो जाए। हिंदू मुसलमान की आपस में लड़ाई करवाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नई पॉलिसी अपनाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बंगाल का पार्टीशन करवा दिया। बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कब करवाया था? 1905 में,
ठीक है। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि बंगाल का पार्टीशन किसने करवाया? हु ऑर्डर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? दैट इज लॉर्ड कर्जन। एंड व्हेन वाज बंगाल पार्टीशनड? बंगाल वाज पार्टीशनड इन 1905. Though the official reasons given by the British was that it was difficult to govern and collect revenue from such a big province, but people know how the British wanted to divide the Indians and rule. Therefore, there were protests against the partition. ब्रिटिश सरकार ने ये जवाब दिया क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ी स्टेट है, इसको गवर्न करना और यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हम बंगाल को पार्टीशन कर रहे हैं। पर लोगों को पता था कि असली में इस पार्टीशन का इनका मुख्य एम है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ख़त्म करना, और इसी के विद्रोह में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जिस दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ उस दिन को लोगों ने द डे ऑफ मॉर्निंग मतलब शोक दिवस के रूप में मनाया। द स्वदेशी of owns country, boycott and national education were adopted as tool for achieving Swaraj by radicals. उस समय जो रेडिकल्स थे वो बहुत आक्रोश में आ गए, तो उन्होंने स्वदेशी बायकॉट आंदोलन चलाया। मतलब स्वदेशी का मतलब होता है अपने ही देश का। उन्होंने कहा कि अब हम अपने देश में कोई भी फॉरेन की चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम अपने देश में अपनी ही कंट्री का रूल, अपनी ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने नेशनल एजुकेशन पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया। नेशनल एजुकेशन और स्वदेशी ये दोनों टूल्स अपनाए अपना आक्रोश दिखाने के लिए। और उस वक्त इंडियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया फॉरेन गुड्स का। उन्होंने कहा कि अब हम सिर्फ इंडियन चीज़ें, इंडिया की गुड्स जो यहाँ पे बनी हैं अपने देश में, उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। उसी दौरान हमारे देश के एक जाने माने नेता बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया। ये स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये किसने दिया और क्या स्लोगन है। ये स्लोगन है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ये है, मैंने अंडरलाइन करके बता दिया आपको, ठीक है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। ये नारा लोगों को बहुत प्रोत्साहन देने लगा। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, ठीक है। इस आंदोलन में, स्वदेशी बायकॉट आंदोलन में स्टूडेंट्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने अलग अलग दुकानों पर जो कि फॉरेन गुड्स बेचती थी उनको वो लूटने लगे, उनको वहाँ पे वो पिकेटिंग मतलब हो गया, वहाँ पे लूट माट, उनको जलाने लगे, चीज़ों को जलाने लगे। इस तरह से वो आक्रोश अपना दिखाने लगे। बहुत सारी वुमेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। आप इस पिक्चर में देखिए कि उस वक्त किस तरह से 1904 में बंगाल जो था वो इतना बड़ा था, पर 1905 में जब पार्टीशन कर दिया गया तो बंगाल के इस तरह से दो पार्ट्स हो गए। एक तरफ बंगाल है जो रेड पिक्चर में दिखाया गया है, और एक तरफ ग्रीन जो दिखाया है ईस्टर्न बंगाल। बंगाल के दो पार्टीशन किस प्रकार किए थे 1905 में, ये मैप में बता दिया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो रेडिकल ग्रुप थे कांग्रेस को में दो तरह के हमने पढ़ा कि लोग थे, कुछ मॉडरेट्स और कुछ रेडिकल्स, ठीक है। जो रेडिकल ग्रुप था कांग्रेस का वो कुछ चीज़ों को एनकरेज करने लगा। वो क्या क्या चीज़ें थी? पहली तो लव फॉर स्वदेशी गुड्स। वो चाहते थे कि हम अपने देश में बनाई हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, उन्हीं को प्रोत्साहन दें। पार्टिसिपेशन इन मास रैलीज टू बायकॉट फॉरेन गुड्स। लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रैलीज निकालें, मास रैलीज निकाली जाएं और फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए। रेडिकल्स चाहते थे कि लोग अब गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि सबके सब जो थे वो ब्रिटिश सरकार की सर्विस में लगे थे, जो भी गवर्नमेंट जॉब थी वो ब्रिटिश सरकार के अंडर थी, तो लोग वो चाहते थे कि लोग गवर्नमेंट सर्विस को, ब्रिटिश सरकार के स्कूलों को, ब्रिटिश सरकार के कॉलेजेस को भी बायकॉट कर दें। और ब्रिटिश सरकार उस वक्त लोगों को खुश करने के लिए टाइटल्स दिया करती थी, जैसे किसी को सर टाइटल दे दिया था, ठीक है। तो ये जो टाइटल्स हैं ये सबके सब जो हैं वो सरेंडर कर दिए जाएं, ठीक है। अब जो स्वदेशी मूवमेंट था
वो धीरे धीरे बंगाल से महाराष्ट्र की ओर और पंजाब की ओर फैलने लगा। ठीक है। द गवर्नमेंट सप्रेस द मूवमेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड दादा भाई नौरोजी प्रेसाइडेड ओवर द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस 1906। अ कॉल वॉज गिवन फॉर अटेनिंग ऑफ स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट। स्वदेशी मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार बहुत कोशिशें करने लगी। उसी दौरान 1906 में कोलकाता में कांग्रेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हुआ, जिस सेशन में दादा भाई नौरोजी ने एक कॉल दी स्वराज की। ठीक है। तो इसमें आपको कभी कभी पूछ देते हैं कि व्हेन वाज अ कॉल फॉर स्वराज गिवन, तो इट वाज गिवन इन 1906 एंड हु गिव द कॉल? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। या कभी कभी पूछा जाता है कि व्हेन वाज द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन विच दादा भाई नौरोजी हैड गिवन अ कॉल ऑफ स्वराज, तो आप लिखेंगे इन 1906। ठीक है। The difference between moderates and radicals came to head during the Surat session 1907. There was a split in the party and the two groups parted away. The moderate were led by Gopal Krishna Gokhale and Firoz Shah Mehta. The radical were referred to as extremist by the British. They were led by Lal Bal Pai. 1906 के बाद आ गया 1907। 1907 में कांग्रेस की जो दो तरह के विचारधारा के लोग थे, मॉडरेट्स और रेडिकल्स, उनके क्लैशेस बढ़ने लगे और कांग्रेस के दो पार्ट्स हो गए। ठीक है। कांग्रेस का जो एक पार्ट था जिनको मॉडरेट कहा जाता था, उनके जो लीडर्स थे मेन, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता। और दूसरा जो पार्ट था कांग्रेस का, जो अलग दूसरा ग्रुप बन गया, वो था रेडिकल्स का। रेडिकल्स को अंग्रेज़ों ने एक नया नाम दे दिया, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था उसके लीडर कौन थे? लाल बाल पाल। ठीक है। अब एक डू यू नो दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। इस डू यू नो में कहा है, मैनी इंडियन लीडर्स एंड इंडियन सपोर्टर्स लिविंग अब्रॉड सॉट एंटी ब्रिटिश हेल्प फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। They collected and sent money and arms to Indian revolutionaries. Prominent among them were Lala Hardayal, Madam Bhikaji Kama, Sardar Singh Rana, भाई परमानंद, वी.डी. सावरकर। उस समय बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जो इंडिया के बाहर रहते थे, पर वो इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके रेवोल्यूशनरीज़ को सपोर्ट करने लगे। उनमें से जो कुछ लीडर्स थे वो थे लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, भाई परमानंद, वी.डी. सावरकर, ई.सी.टी. इनके अलावा और भी कुछ थे। ठीक है। अब इसके बाद जैसे जैसे हमने पढ़ा कि जिस प्रकार कांग्रेस एक पार्टी बनाई गई, अंग्रेज़ों ने मुसलमान जो लोग थे इंडिया में उनको भी प्रोत्साहित किया कि वो अपनी एक अलग से पार्टी बनाएं। तो इसी दौरान मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो थी डिवाइड एंड रूल। वो चाहते थे हम इस पॉलिसी से पहले तो इस देश को वीक कर दें और फिर इस देश पे अपना कंट्रोल, अपना दबदबा बना के रखें। उन्होंने मुस्लिम्स को एनकरेज किया कि वो अपनी ओन पार्टी बनाएं और इसी दौरान बनी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1906 में एक पार्टी बनाई गई आगा खान के द्वारा, और इसमें द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम सेक्ट एंड द नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका। ठीक है। आगा खान जो थे वो उस वक्त मुस्लिम सेक्ट के रिलीजियस हेड थे और इनका साथ दिया नवाब सलीमुल्ला ने। ठीक है। तो आपको इस पैराग्राफ में याद रखना है कि मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। ठीक है। और किसने बनाई थी? आगा खान ने, और इनका साथ किसने दिया था? नवाब सलीमुल्ला ने। इन दोनों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे 1909 के बारे में। 1909 में आया मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंडियंस के लिए रिफॉर्म लाया।
इसका नाम रखा गया मौले मिंटो रिफॉर्म। वो असली में मॉडरेट्स को पैसिफाई करना चाहते थे, उनको शांत करना चाहते थे, ठीक है। पर ये जो रिफॉर्म था, इन्होंने इंडिया की जो डिमांड थी स्वराज, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। परंतु जो मुस्लिम थे उनको अलग रिप्रेजेंटेशन दे दी इस रिफॉर्म में, और इस रिफॉर्म में असली में हिंदू और मुस्लिम जो यूनिटी थी एक बार फिर से दाव पे लग गई, ठीक है। अब मॉडरेट्स ने इसको अपोज किया और उनका जो स्वराज का स्ट्रगल था वो और इंटेंस हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे होम रूल के बारे में। होम रूल लीग क्या है, ठीक है। 1916 में एक इरिश लेडी थी, मिसेस एनी बेसेंट। उन्होंने होम रूल लीग बनाया मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में इसे एस्टेब्लिश किया। इसका पर्पस था टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट, और ब्रिटिश सरकार ने हमेशा की तरह इसको भी क्रश करने की पूरी कोशिश की, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मिसेस एनी बेसेंट ने, ठीक है। और कब की थी? 1916 में। गॉट इट। अब आगे पढ़ते हैं हम लखनऊ पैक्ट के बारे में। In 1916, the moderates and radicals reunited to strengthen the national movement after 9 years and signed a joint pact called the Lucknow Pact at Lucknow with Muslim League. They jointly demanded self-rule for India, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में लखनऊ पैक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1907 में कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो गई थी 2 पार्ट्स में। उसके बाद 9 इयर्स के बाद वापस कांग्रेस रीयूनाइट हो गई। मॉडरेट और रेडिकल, उन्होंने देखा कि अलग अलग होकर हम अंग्रेज़ों से लड़ नहीं सकते, इसलिए मॉडरेट्स, रेडिकल्स और मुस्लिम लीग आपस में ज्वाइन हो गए, वापस उनकी रीयूनियन हो गई, ठीक है। और उन्होंने जॉइंटली डिसाइड किया अब हम सेल्फ रूल इंडिया में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पढ़ेंगे हम बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में।